स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन और अब टर्न है मेथड ऑफ एक्सपोजिशन की। इसमें हमने बात की थी कि मेथड ऑफ एक्सपोजिशन में कौन कौन से मेथड आएंगे। साइको एनालिटिक है, केस हिस्ट्री है, डेवलपमेंट मेथड या जेनेटिक मेथड भी इसे कहते हैं हम, कंपैरेटिव मेथड, पैथोलॉजिकल मेथड। तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो एक्सपोजिशन के अंदर जो सबसे पहला मेथड आता है वो आता है साइको एनालिसिस। अब साइको एनालिसिस की बात करें तो वैसे स्टार्ट फ्रायड ने किया था, पर जुंग और एडलर ने आगे से डेवलपमेंट में हेल्प की थी। अब साइको एनालिसिस जो है उसके 3 मीनिंग या 3 पार्ट्स आप ले सकते हो कि एक तो साइको एनालिसिस एज अ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। इसमें पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में जो हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस होते हैं उन पर बात होती है। दूसरा साइको एनालिसिस एज अ टेक्निक, इसमें हमारे अनकॉन्शियस माइंड के जो रिजल्ट्स आते हैं उसके बारे में हम जान सकते हैं। और एनालिसिस एज अ मेथड जब हम बात करेंगे तो इसमें हमारे मन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं या हमारी पर्सनैलिटी में किसी भी तरीके का दोष है, ये सारी चीज़ें हम लेते हैं साइको एनालिसिस एज अ मेथड में। तो अगर इसके बारे में हमें जानना है, इसके मेथड के बारे में, तो हमें सबसे पहले फंडामेंटल्स के बारे में जानना होगा। फंडामेंटल्स में हम 3 तरीके का माइंड लेते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो हम नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, जो हमारा प्रेजेंट में हम कुछ भी कर रहे हैं, वो जिसमें भी हमारा माइंड जैसे जैसे रिएक्ट करता है उसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। सब कॉन्शियस माइंड वो होता है जिसको हम वैसे नहीं जानते, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टूल्स की हेल्प से हम उसे जान सकते हैं। वैसे जो है इस और हमारे आइडियाज़, लॉजिकल पावर, ये सब चीज़ें आती हैं। इसका हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे कि हम सपना देखते हैं और हम सुबह बताते हैं कि मैंने सपना देखा, या फिर आप आधी नींद में होते हैं, वैसे आप सो रहे हैं लेकिन आप सामने वाले की बातचीत को आराम से सुन पाते हैं और आप कहेंगे कि मैं सो रहा था बट मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो कैसे? वो हमारा कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड होता है जो उस टाइम पे एक्टिव होता है और वैसे एक्चुअली हम सो रहे होते हैं। तीसरा आ जाइए आपका अनकॉन्शियस माइंड। तो अनकॉन्शियस माइंड जो है वो पार्ट होता है जिसके बारे में ना तो हम जानते हैं, ना ही हम इसकी जो हमारी पावर है, मेंटल एबिलिटी है या हमारे आइडियाज़ हैं, लॉजिक हैं, इनसे दूर होती है ये पावर। अनकॉन्शियस माइंड को हम इस तरीके से कह देते हैं, एक एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे हम कहें कि आज मैं बहुत गहरी नींद में सोया और मुझे कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं। तो वो एक ऐसा माइंड कि हमें कैसे पता चला कि हम सो रहे थे और बहुत गहरी नींद में सोए, कि हमें लगा कि विदिन 5 मिनट्स हम उठ गए, जबकि हमने बहुत टाइम जो है वो नींद में स्पेंड किया है। तो ये 3 तरीके के हमारे माइंड होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स अनकॉन्शियस माइंड की। इमोरल होता है, इलॉजिकल होता है। दूसरा, सोसाइटी के रूल्स को फॉलो नहीं करता। वैसे ये भी कह देते हैं कि एनिमल बिहेवियर की तरफ जो अनकॉन्शियस माइंड होता है। एक सबसे बड़ी चीज़ कि जो हम रिएक्शन देते हैं, जो रिस्पॉन्स हम देते हैं, उससे अपोजिट रिएक्शन जो है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में सेव होता है। एग्जाम्पल लें कि मान लो मुझे भूख लगी है और मैं कुछ खाना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ मिला नहीं, तो मुझे लगा कि सामने कुछ चीज़ पड़ी है तो मैं बिना किसी को बताए ले लूँ। तो मेरी भूख मुझे मोटिवेट कर रही है कि मैं उस चीज़ को उठा लूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा अनकॉन्शियस माइंड जो है वो उस चीज़ को रोकता है कि नहीं, ये चोरी है, इसे आपने नहीं करना है, चाहे आप भूखे रह जाओ लेकिन आपने चोरी नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव माइंड ही अनकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, दोनों तरीके के इमोशंस होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर एक्चुअली आप ये मानकर चलिए 2 तरीके की अनकॉन्शियसनेस होती है, कलेक्टिव और रेशियल। ये जुंग ने बताया था एक्चुअली।
जुंग ये कहते हैं कि ये हेरिडिटी पर डिपेंड करती है कि जैसे मतलब जैसे जैसे आपके पेरेंट्स हैं वैसे वैसे आपका अनकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं उससे अफेक्टेड होता है कि आप किस तरीके के संस्कार के बच्चे हैं, तो उस तरीके के कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में आप चाहे इन्वायरमेंट आपको मिल जाए कि आप गुंडे बदमाशों में रहने वाले, लेकिन कहीं ना कहीं आपके वो संस्कार कहीं ना कहीं काम आते हैं। तो इस तरीके से जुंग कहते हैं कि हमें रेशियल जो है वो स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड के बारे में हमें वहाँ से पता चल सकता है। वैसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिस पर बना है, जैसे कि हमारी जो हम भूल जाते हैं ऐसी बातें, या हमें किसी चीज़ का बहुत दुख पहुंचा है तो वो कहीं किसी कोने में दब जाती हैं, तो वो अनकॉन्शियस माइंड होता है जिसमें वो सारी चीज़ें चली जाती हैं। और वो जब हम बहुत अकेले होते हैं, जब हमारा आसपास कोई नहीं होता, तो वो वापस निकल जाते हैं। हमारे कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं या कोई ऐसी दबी हुई इच्छाएं जो हमने अपने आप को कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, हमारे पेरेंट्स हमको ये चीज़ नहीं ले सकते, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ रह जाती है कि हाँ कभी मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे तो मैं ये चीज़ खरीदूँगा या मैं चीज़ लूँगा। तो यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी की भी बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि फ्रायड ने जो है वो पर्सनैलिटी के 3 पार्ट्स लिए हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड जो होता है, आप ये मान के चलिए कि इसके अंदर एनिमल बिहेवियर की बात रहती है। इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, छोटा बच्चा है, उसको भूख लगे तो इमीडिएटली वो रोना शुरू कर देगा और तब तक रोता रहेगा जब तक कि उसकी वो इच्छा पूरी नहीं हो जाती, कि उसे दूध मिलते ही वो बिल्कुल चुप। तो उसको सिर्फ अपने से मतलब है कि मेरी इच्छा जो है वो पूरी होनी चाहिए। ईगो जो होता है वो हमारी खुद की चेतना होती है कि हम एक्चुअली क्या चाहते हैं। और एक होता है सुपर ईगो। सुपर ईगो सोसाइटी की, हमारी मोरालिटी की एक पार होती है, हमारी लाइफ होती है। मॉरल लाइफ कह लो या सोसाइटी की सोशल पावर ले लो, ये सब चीज़ें सुपर ईगो में आती हैं। तो अगर हम साइको एनालिसिस को एक मेथड के तौर पर जानें, तो जिसको हम चाहते हैं कि सामने कोई पेशेंट है हमारे और उसको हेल्प की ज़रूरत है, पर उसको हेल्प कब मिलेगी? जब वो खुद चाहेगा कि मेरी कोई हेल्प करे, या फिर आप खुद एडजस्टमेंट करना चाहते हो किसी भी तरीके से, तो ही आप एडजस्टमेंट कर पाओगे। या ऐसा बच्चा जिसकी की जो इंटेलिजेंस या आईक्यू पावर है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, ताकि वो साइको एनालिसिस की जो भी कंसेप्ट हैं उसको समझ सके और जो जो प्रॉब्लम्स हैं किसी भी तरीके की उसको भी जान सके। तो अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ साइको एनालिसिस की। तो इसमें सबसे पहले आती है एस्टेब्लिशमेंट और रैपोर्ट। इसमें जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उसको पेशेंट के साथ बहुत अच्छे से रिलेशन बनाना होता है। ये आप उसके साथ किसी भी तरीके का रिलेशन बना सकते हो कि आप उसकी बहुत हेल्प करते हो, या आपको उसकी बड़ी चिंता है, या आप उसको भरोसा दिलाइए कि वो आप ही वही व्यक्ति हैं जो उसकी हेल्प कर सकते हैं। उसे हंसकर या उसे गुस्सा करके भी आप सिखा सकते हैं, या किसी दूसरे की एग्जाम्पल देके भी आप उसको अपनी साइड कर सकते हैं। दूसरा आता है ट्रांसफरेंस। ये सेकंड पार्ट है, जब साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो पेशेंट के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बना लेते हैं, इसी ट्रांसफरेंस कहते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस तब आता है जब साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो मेल हो या जो पेशेंट है वो फीमेल हो। तो दोनों के अंदर जब सेक्सुअल डिफरेंस मिलेगा, वो अपोजिट भी हो सकता है, तो तब जो पेशेंट होता है वो उसे अपना गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या फादर या मदर ऐसा कुछ समझ सकते हैं। तो तीसरी चीज़ आती है ब्रेकिंग ऑफ ट्रांसफरेंस। साइको एनालिसिस पूरा होने से पहले ही ये ज़रूरी है कि ट्रांसफरेंस को ख़त्म कर दिया जाए। तब तक साइकोलॉजिस्ट को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को कि वो अपने सब्जेक्ट के लिए ये काम कर रहा है, वो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको देना चाहता है। अब इसमें आते हैं प्रोसीजर्स, टूल्स और टेक्निक। तो वो कौन से हैं? इसके अंदर सबसे पहले आती है फ्री एसोसिएशन टेक्निक।
इसमें पेशेंट को ये कहा जाता है कि जो तुम्हारे मन में आए वो बता दो, बिल्कुल साफ साफ, मतलब ये शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारे मन में आता है, कुछ बुरा आता है, अच्छा आता है, जो दूसरों को पसंद नहीं है वो आता है, किसी भी तरीके की चीज़ है, तो सबसे मेन आपको खुलापन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है वर्ड एसोसिएशन टेक्निक। इसमें इसे वैसे जुंग ने सबसे पहले इस मेथड को बनाया था और इसके अंदर करीबन 100 इमोशनल वर्ड्स जो हैं उसने तैयार किए थे। इसमें चोरी भी, सुसाइड है, मैरिज हो गया या अफेयर हो गए, इनसे रिलेटेड सारी चीज़ें उसने रखी थी और उसके साथ साथ जो है वो और इमोशनल वर्ड्स भी ऐड किए थे। और वो जैसे एक वर्ड बोलते हैं और उसके साथ उस जो पेशेंट है उसको दूसरा वर्ड बोलना होता था, तो उससे कम से कम जो साइकोलॉजिस्ट हैं उसकी निराशा के भाव, उसकी प्रॉब्लम्स, उसके बारे में पता लगाते हैं। एक होता है ड्रीम एनालिसिस। तो अनकॉन्शियस माइंड को जानने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक है कि पेशेंट के सपनों को एनालाइज किया जाए, तो उससे पता चल जाएगा वो किस तरीके के सपने देखता है या किस तरीके की प्रॉब्लम्स का वो सामना कर रहा है। अब आ जाइए मेरिट ऑफ साइको एनालिसिस। जो साइको एनालिसिस है उससे पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम्स की गहराई को समझने में बड़ी हेल्प मिलती है कि बच्चा जो है या पेशेंट जो है वो किस तरीके की मानसिक द्वंद्व से गुज़र रहा है या किस तरीके का उसका बिहेवियर जो है वो ऐसा क्यों है, मेल एडजस्टेड क्यों है, तो ये सारी चीज़ें हम जान सकते हैं। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए जो बचपन में जिस तरीके के एक्सपीरियंसेस आए थे उन पर ध्यान दिया जाता है कि क्योंकि बचपन वो टाइम होता है जिसमें फ़िज़िकल, इमोशनल, मेंटल, सोशल आप डेवलपमेंट लेके आ सकते हो। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि बच्चे को उसी तरीके से उसी टाइम में प्रिपेयर किया जाए। वैसे साइको एनालिसिस ने एजुकेशन के एम्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है ताकि बच्चे का बिल्कुल पूरी पर्सनैलिटी उसकी डेवलप हो पाए। साइको एनालिसिस जो हमारी करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में भी बात करता है कि बच्चों को करिकुलर एक्टिविटीज़ करानी चाहिए ताकि इमोशनल जो अट्रैक्शन है वो ख़त्म हो बच्चों के अंदर। वो मेथड्स पर भी, एजुकेशन के मेथड पर भी ध्यान देता है क्योंकि बच्चों की साइकोलॉजिकल नीड्स अगर हमें फुलफ़िल करनी है तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। जैसे गेम्स बच्चों को कराई जाती हैं, गेम से क्या होगा कि उनकी फ़िज़िकल, इमोशनल, मेंटल, सोशल और क्लिनिकल भी कह सकते हो, इस सब में फ़ायदा मिलता है। साइको एनालिसिस ने डिसिप्लिन की भी बड़ी अच्छी बात की है कि डिसिप्लिन जो है वो डर पर नहीं होना चाहिए, पनिशमेंट पर नहीं होना चाहिए। आपको सामने वाले के लिए सिंपैथी, उसके लिए बहुत अच्छा रिलेशन होना चाहिए कि वो आपके कहने पर ही बात पूरी कर दे आपकी। डर दिखाकर बात पूरी करना गलत है। और सबसे मेन चीज़, साइको एनालिसिस पेरेंट्स को, टीचर्स को और दूसरे स्टूडेंट्स को भी ये सिखाता है कि जो पेशेंट के साथ आपको बिहेव करना है वो आपको चेंज करना है, तभी करके उसके अंदर चेंजेस आएंगे। तो इसमें चाइल्ड गाइडेंस है, मेंटल हाइजीन है, पीडियोसेंट्रिसिज्म है, ये सब आते हैं। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की। भाई ये मेथड वैसे ही बड़ा लंबा है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है, कई बार तो 2-2 साल भी लग जाते हैं, महंगी तो है ही। दूसरा जो है, इसके लिए ट्रेंड और एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट होनी चाहिए और ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। और सबसे मेन चीज़ है, इसकी हम साइंटिफिक तरीके से इसको हम रिज़ल्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते इसका। और ये साइको एनालिसिस किया जाता है जब बहुत हार्ड टाइप के जो प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट्स होते हैं या प्रॉब्लमेटिक पेशेंट होते हैं उनको इस तरीके की साइको एनालिसिस उनका किया जाता है। वैसे ये स्पेशल जो पर्सन्स हैं उन पर ये अप्लाई की जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब लोग होते हैं या कोई डिप्रेशन के शिकार होते हैं, उन पर ये चीज़ें ज़्यादा कारगर होती हैं बजाय कि हम स्टूडेंट्स पर इसका अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे डेवलपमेंट मेथड की। डेवलपमेंट मेथड में हम किसी रेस या किसी एक पर्सन पर हम स्टडी करते हैं। इसमें बच्चे की अलग अलग
लेवल्स की उसकी मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाता है, जैसे क्या सोचता है, किस तरीके के एक्सपीरियंस हैं, किस तरीके से किस सिचुएशन में वो कैसा मतलब इमोशनली कैसा फील करता है वो, तो वो सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है इसमें। तो और इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट में उसका बिहेव चेक किया जाता है। तो जो भी चेंजेस आते हैं ये डेवलपमेंट मेथड में देखे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाइए केस हिस्ट्री मेथड। ये उन पर चेक किया जाता है जो किसी ना किसी प्रॉब्लम होती है उनको, आप ये कह सकते हो जैसे प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड हैं या मेल एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स हैं, उन पर किया जाता है। केस हिस्ट्री की तैयार की जाती है, उनकी फ़िज़िकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल सब रीज़न्स जाने जाते हैं कि क्यों बच्चा मेल एडजस्टेड है क्लासरूम के अंदर, उसके सारे फैक्ट्स इकट्ठे किए जाते हैं, स्टडी होती है, ये सब चीज़ें जानी जाती हैं। इसके अलावा अब हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल मेथड की। क्लिनिकल मेथड जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा या साइकाट्रिस्ट जो हैं वो यूज़ करते हैं इसको, या फिर टीचर्स भी कभी कभी करते हैं। चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक के अंडर आता है ये, तो वहाँ पर ये चेक किया जाता है। इसमें भी स्टूडेंट की जो बिहेवियर है उसको चेक किया जाता है कि बच्चा जो है वो सोशली अच्छा बिहेव नहीं करता, यानी सोशली एडजस्ट नहीं कर पाता। आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट होता है बहुत नेगेटिव होता है कि टीचर जो बात कह रहे हैं बाकी सब मान लेते हैं, लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं क्यों करूं, या ये चीज़ तो ऐसे होनी चाहिए, इन्होंने ऐसा ही क्यों कहा। तो इस तरीके की चीज़ें कि जानना, फिर उनको जाना जाता है क्लिनिकल मेथड के लिए कि वो ऐसा क्यों बिहेव करते हैं। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। तो जो क्लिनिकल मेथड का कंसेप्ट है वो एक्चुअली किया जाता है डायग्नोज करने के लिए, क्योंकि हर स्टूडेंट्स की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है या किसी पर्सन की कोई प्रॉब्लम होती है, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है ताकि उसकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको जाना जा सके और फिर उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। हर व्यक्ति हर तरीके के पेशेंट का डायग्नोज नहीं कर पाता, उसे ठीक नहीं कर पाता। इसके लिए एक तरीका होता है, एक टेक्निक होती है ताकि उसकी एडजस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जा सके। हालांकि जो डायग्नोसिस साइकोलॉजी का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, तो अलग अलग तरह की समस्याएं, अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके बारे में जाना जाता है। वैसे टेक्निक के बारे में बता दूं डायग्नोसिस की, जैसे फ़िज़िकल एग्ज़ामिन है कि आप बड़ी सावधानी के साथ जो है वो उसका इलाज करते हैं, तो उसको बारे में एग्ज़ामिन करते हैं। केस हिस्ट्री जानते हैं आप उनके बारे में कि कहाँ से बिलोंग करता है, पहले कैसा था, अब कैसा है, क्यों चेंजेस आए उसके अंदर, ये सारे इसमें जाने जाते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, क्लिनिकल इंटरव्यू होता है। कई बार क्लिनिकल इंटरव्यू में भी बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आ जाती हैं। अब आती हैं टेक्निक ऑफ ट्रीटमेंट। तो इसके लिए जैसे कि चेंजिंग इन एनवायरनमेंट फोर्सेस, कि आप उसका एनवायरनमेंट चेंज कर दो तो उससे बहुत ज़्यादा सुधार आ जाता है पर्सन के अंदर। जैसे फिज़िकल रिमूवल ऑफ द क्लाइंट, कि आप उसको एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में शिफ्ट कर दो, या चेंजिंग द एटीट्यूड, माता पिता का, टीचर्स का, फ्रेंड्स का, उनके एटीट्यूड को चेंज करना कि आप उसके साथ इस तरीके से बिहेव करो तो देखो क्या चेंज आता है उसके अंदर। दूसरा, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ देना, अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स में उसे पार्टिसिपेट कराना, तो उससे क्या होगा, उसके मन की जो कुंठा है, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में वो उसको सॉल्व कर सकता है धीरे धीरे। क्योंकि कई बार क्या होता है, उसको ये लगता है कि मेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, मुझे कोई ऐसे लगता है जैसे मैं क्लास में हूँ ही नहीं। तो जब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो बच्चा धीरे धीरे डिप्रेस होना शुरू हो जाता है। तो उसको उससे उभारने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि उसको थोड़ा सा अटेंशन दी जाए। चेंजिंग इन द क्लाइंट्स एटीट्यूड, तो इस तरीके से बहुत सारी तरीके अपनाए जाते हैं कि क्लाइंट के एटीट्यूड को चेंज किया जा सके। जैसे हिप्नोटिज्म है, ऑटो सजेशंस है, इलेक्ट्रिक कन्वल्सिव थेरेपी है, साइको एनालिसिस है, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अब हम बात करेंगे मेरिट्स ऑफ क्लिनिकल मेथड की। जब हम बात करते हैं क्लिनिकल मेथड के फ़ायदे की, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें मिलता है मेल एडजस्टमेंट के कॉजेज़ को फाइंड आउट करने में। अब मेल एडजस्टमेंट
किस तरीके की, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत फ्रस्ट्रेट रहता है बच्चा, लड़ाई झगड़ा करता है क्लास में, सोशल एडजस्टमेंट नहीं करता, ये सब प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स हैं जिनको क्लिनिकल मेथड फाइंड आउट करता है। और सबसे मेन जो है, अगर किसी पर्सन की स्पेशल डिसेबिलिटी है तो उसको रिवील करने में भी हेल्प करता है। स्कूल की कोई भी स्टडी की से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जैसे कोई स्टैमरर है, क्रॉनिक डेलिक्वेंट है, कोई प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है किसी का, बैकवर्डनेस है स्कूल सब्जेक्ट्स के अंदर, तो उसमें सब में क्लिनिकल मेथड काम आता है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि ये पर्टिकुलर पर्सन के साथ डील करता है ये मेथड, और उसको सक्सेसफुली डायग्नोज करता है, उसकी प्रॉब्लम को ट्रीट करने में हेल्प करता है। क्लिनिकल मेथड की फाइंडिंग्स जो हैं वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग उसी बेस पर की जाती है कि जब क्लिनिकल मेथड के ज़रिए हम उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोज कर लेते हैं, उसके बाद उसे काउंसिल किया जाता है। अब बात करते हैं डीमेरिट्स की। तो सब्जेक्टिव मेथड है, इसके लिए बहुत सारे टाइम लगाना पड़ता है, लेंथी है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और कॉस्टली तो है ही। और इसके लिए एक्सपर्ट जो हैं वो ट्रेंड होने चाहिए, और जो जनरली अवेलेबल ही नहीं होते। क्लिनिकल हिस्ट्री को प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है, चाहे वो टीचर्स के लिए हो, पेरेंट्स के लिए हो, सब लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो इस तरीके की दिक्कतें आती हैं। और दूसरी बात ये है कि लेबोरेटरी वेरिफिकेशन नहीं हो सकता इसका। क्लिनिकल हिस्ट्री मेथड डिपेंड करता है मेमोरी, किसी भी इंसिडेंट की मेमोरी पर डिपेंड करता है। तो इस वजह से जो है बहुत सारी चीज़ें हम पर्सन से रिवील नहीं करा पाते। और एक्सपर्ट जब जितने भी टीचर से, पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, इंडिविजुअल से जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो कई बार हर कोई डाटा सही नहीं देता, तो इसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी हमेशा सही नहीं मिल पाती हम लोगों को। तो इस तरीके की दिक्कतें, वेरिफिकेशन से रिलेटेड दिक्कतें आती हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड करेंगे।